हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। दिस इज विकास गोयल। तो आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज की फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म। अच्छा, पहले मैं बता दूं आपको कि हमने लास्ट वीडियो में क्या स्टार्ट किया था। हमने लास्ट वीडियो में स्टार्ट किया था चैप्टर नंबर 2 फेडरलिज्म, क्लास 10th सिविक्स, ये हमने स्टार्ट किया था। और इस वीडियो में मैंने बताया था आपको कि हम क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं। और उसका जो फर्स्ट टॉपिक था वो था व्हाट इज फेडरलिज्म। ठीक है, और व्हाट इज फेडरलिज्म में 4 टॉपिक थे आपके। कितने टॉपिक थे? 4 टॉपिक। और 2 टॉपिक हमने कर लिए थे लास्ट वीडियो में। कौन कौन से? एक तो फेडरलिज्म का मीनिंग और दूसरा डिफरेंस बिटवीन यूनिटी सिस्टम एंड फेडरलिज्म। ये 2 टॉपिक हमने कर लिए थे। तो आज हम करने वाले हैं नेक्स्ट 2 टॉपिक। अच्छा, किसके पार्ट है ये अपने व्हाट इज फेडरलिज्म, इसके ही 2 पार्ट हैं। 2 पार्ट हमने कर लिए थे, ठीक है, और 2 पार्ट मैं आपको आज करवा रहा हूं। मैंने बताया था आपको कि व्हाट इज फेडरलिज्म को मैंने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे थर्ड पार्ट कौन सा है बताइए? थर्ड पार्ट है की फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म, कि फेडरलिज्म के फीचर कौन कौन से हैं। इसके बाद हम देखेंगे बेसिकली क्या टाइप्स ऑफ फेडरलिज्म, हम वो देखेंगे, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे। अच्छा, बात करते हैं की फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म। अब देखो, इसका मतलब ये बोल रहा है कि एक फेडरलिज्म सिस्टम में कौन कौन से की फीचर्स होनी चाहिए, उसकी कौन कौन सी विशेषताएं होनी चाहिए, उसकी कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। भाई ये बताइए, जैसे मैं आपसे बोलूं कि एक अच्छा पर्सन क्या है, अच्छे पर्सन की डेफिनेशन क्या है, ठीक है, तो आप उसके फीचर्स बताओगे। भाई अच्छे पर्सन में ये होनी चाहिए, ईमानदारी होनी चाहिए, उसका नेचर अच्छा होना चाहिए, ये सब चीजें बताओगे ना बेसिकली। तो मतलब वो अच्छा पर्सन हो गया कि एक अच्छे पर्सन में ये फीचर्स होने चाहिए। जैसे आप बोलोगे कि एक अच्छे स्मार्टफोन में क्या क्या फीचर होनी चाहिए, तो जैसे मोबाइल फोन के फीचर्स होते हैं, अच्छे स्मार्टफोन के क्या होते हैं? फीचर्स होते हैं। तो ऐसे क्या होते हैं आपके फेडरलिज्म के भी क्या होते हैं? फीचर्स। कि एक हम किसको फेडरलिज्म बोले, एक फेडरलिज्म सिस्टम में कौन कौन सी विशेषताएं होनी चाहिए, तो वो देख रहे हैं अपन, ठीक है। तो कितने फीचर्स बताइए, आप बताइए। 7 फीचर्स हैं आपके टोटल। किसमें? फेडरलिज्म में। तो पहले देखते हैं 2 और मोर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। अच्छा, लेवल्स को हम क्या बोलते हैं? टायर्स भी बोलते हैं, ध्यान रखना, ठीक है ना। फेडरलिज्म सिस्टम वो होता है जहां पे कम से कम कितने लेवल्स होते हैं? 2, और 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो वो लिखा हुआ है 2 और मोर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। जैसे अब इंडिया है, इंडिया में 3 लेवल्स हैं, सेंट्रल लेवल, स्टेट लेवल और लोकल लेवल। यूएसए में 2 लेवल्स हैं, आपका सेंट्रल लेवल और स्टेट लेवल, इस तरीके से, ठीक है। तो कम से कम 2 लेवल होनी चाहिए। अच्छा, सेकंड क्या है? डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट गवर्न द सेम सिटीजन बट ईच टायर हैज, टायर का मतलब लेवल, ईच टायर हैज इट्स ओन jurisdictions इन स्पेसिफिक मैटर ऑफ लेजिस्लेशन, टैक्सेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन। अच्छा, इसका मतलब क्या बोल रहा है? इसका मतलब ये है बेसिकली कि एक स्पेसिफिक सिटीजन को अलग अलग लेवल्स क्या करते हैं? गवर्न करते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बोलूं कि मेरे पास ये बिहार है, मतलब ये आपका पूरी इंडिया है, ये छोटा सा क्या है बताइए? ये छोटा सा है बिहार। अच्छा, बिहार किसका पार्ट है बताइए? इंडिया का। तो मुझे बताइए, इस बिहार पे कंट्रोल कौन रखेगी? पूरी इंडिया। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो भी इसके कुछ डिसीजन लेगी, लेगी नहीं लेगी? भाई एक चीज बताइए, सेंट्रल गवर्नमेंट पूरी इंडिया के लिए क्या लेती है? डिसीजन लेती है, और पूरी इंडिया में बिहार भी आता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट इस बिहार के लिए भी क्या लेगी? कुछ डिसीजन लेगी। समझ में आ गया? अच्छा, एक चीज बताइए, तो सेंट्रल गवर्नमेंट डिसीजन ले रही है बिहार के लिए। दूसरी बात, बिहार की जो गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट, क्या वो भी डिसीजन लेगी बिहार के लिए? वो भी लेगी। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि बिहार के लोगों के लिए, बिहार के सिटीजन के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों क्या ले रही है बताइए? डिसीजन ले रही है। तो वो लिखा हुआ है यहाँ पे कि डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट गवर्न द सेम सिटीजन। लेकिन इसके पावर अलग अलग होती हैं, इसके फील्ड्स क्या होते हैं? अलग अलग। अब ऐसा तो नहीं होगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के जो फील्ड है वो सेम हो जाए, ऐसा नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट की अलग फील्ड है, वो अलग डिसीजन लेती है, और स्टेट गवर्नमेंट के अपने अलग डिसीजन है। अच्छा, मैं आपको बता चुका हूँ, मैं फिर से बता रहा हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बोलूँ कि सेंट्रल गवर्नमेंट कौन कौन से डिसीजन लेगी। जैसे डिफेंस है, ठीक है ना, आपका क्या है? करेंसी वाला सिस्टम है, फॉरेन अफेयर्स, फॉरेन से रिलेटेड यानी कि दूसरी कंट्री से रिलेटेड जितने भी आपके डिसीजन है वो सब कौन लेगा? आपका सेंट्रल गवर्नमेंट। समझ में आ गया? अब स्टेट गवर्नमेंट है, जो बिहार की जो गवर्नमेंट है, वो क्या लेगी बिहार में डिसीजन? वो लेगी बेसिकली कौन से? जैसे फॉर एग्जाम्पल पुलिस की समस्या है, पुलिस की प्रॉब्लम है, तो जितने भी पुलिस के जो रूल्स हैं वो कौन बनाएगी? बिहार। बिहार में पुलिस के रूल्स कौन बनाएगी? बिहार की गवर्नमेंट। हेल्थ की पॉलिसीज कौन बनाएगी? बिहार की गवर्नमेंट। समझ में आ गया मैं क्या बोल रहा हूँ? तो इस तरीके से। हाँ, टैक्सेशन, टैक्सेशन भी फिक्स है कि सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ टैक्स लेती है, स्टेट गवर्नमेंट कुछ टैक्स लेती है बिहार के लोगों से, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन, अब स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल कुछ अलग
एडमिन करती है, और जो इसकी जो गवर्नमेंट है बिहार उसके अलग एडमिन करती है, इस तरीके से, ठीक है। आगे देखते हैं, तो कहने वाला क्या हो गया, अपने अपने क्राइटेरिया फिक्स है सेंट्रल के और स्टेट के। अगला कौन सा है, द जुरिसडिक्शन ऑफ द रेस्पेक्टिव लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट आर स्पेसिफाइड इन कॉन्स्टिट्यूशन। देखना यहाँ पे, इसका मतलब क्या होता है, संविधान। संविधान बेसिकली वो चीज होती है जिसके अंदर देश को चलाने के लिए सभी रूल्स लिखे हुए हैं कि गवर्नमेंट कैसे बनेगी, ये चीज कैसे लानी है, उसका कानून क्या है, बेसिकली वो सब चीज लिखी हुई है ऑलरेडी, ठीक है। तो अब किसको क्या पावर मिली हुई है, सेंट्रल गवर्नमेंट को क्या पावर मिली हुई है, स्टेट गवर्नमेंट को क्या पावर मिली है, मतलब उसका जो जुरिसडिक्शन है, उसका जो जुरिसडिक्शन है, मतलब क्या क्या पावर है बेसिकली, ठीक है। तो वो किसमें स्पेसिफाइड है, वो आपके कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेसिफाइड है, वो संविधान में लिखा हुआ है बकायदा, ठीक है ना। अच्छा आगे देखो, द फंडामेंटल प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी यूनिलेटरली चेंज। अच्छा यूनिलेटरली का मतलब क्या होता है, एक तरफा, यानी कि वन, एक पर्सन। अब क्या बोल रहा है कि जो फंडामेंटल प्रोविजंस है ना, किसके, कॉन्स्टिट्यूशन के। अच्छा मान के चलो संविधान में क्या लिखे हुए हैं बताइए, संविधान में दोनों के रूल्स लिखे हुए हैं कि स्टेट गवर्नमेंट क्या एक्शन लेगी, क्या पावर है उसके पास, और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास क्या पावर है। अब एक चीज बताइए, संविधान को चेंज करना है, क्या कोई अकेली गवर्नमेंट, क्या अकेला लेवल उस संविधान को चेंज कर सकता है, नहीं कर सकता। वही लिखा हुआ है कि द फंडामेंटल प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी यूनिलेटरली चेंज। कोई एक गवर्नमेंट, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट चाहती है कि मैं संविधान को चेंज कर दूं, ऐसा नहीं हो सकता। स्टेट गवर्नमेंट चाहती है कि मैं संविधान को चेंज कर दूं, ऐसा नहीं हो सकता। दोनों की सहमति जरूरी है। समझ आ गया क्या बोल रहा हूं, इस तरीके से, ओके। सो ये बात समझ में आ गया। आगे देखते हैं, कोर्ट्स हैव पावर टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द पावर ऑफ डिफरेंट लेवल्स। क्या बोल रहे हैं, अच्छा कोर्ट है, जो कोर्ट, कोर्ट का मतलब क्या हो गया अपने, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ये मतलब कोर्ट के पास ये पावर है कि वो क्या कर सकती है बताइए, वो जो डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स है ना, जैसे सेंट्रल लेवल, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, इसकी पावर को क्या कर सकती है, वो इंटरप्रेट कर सकती है। क्या कर सकती है, इंटरप्रेट। अच्छा किसके थ्रू, कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू। समझ में आ गया, मतलब कहने का मतलब ये हो गया कि जो कोर्ट्स है ना, कोर्ट्स बकायदा ये बता सकती है, अगर किसी को कंफ्यूजन हो रही है ना बकायदा, मान लो किसी सेंट्रल गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को कंफ्यूजन हो रही है कि किसके पास क्या पावर है, तो कोर्ट क्या कर सकती है बताइए, उस संविधान को पढ़ करके क्या कर सकती है, इंटरप्रेट कर सकती है कि आपको, आपके पास क्या पावर है, आपको क्या काम करना है और आपको क्या काम करना है। समझा गया मैं क्या बोल रहा हूँ, इस तरीके से। तो कहने का मतलब क्या है कि कोई भी लेवल, कोई भी गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट उस कॉन्स्टिट्यूशन के बाहर जाकर काम नहीं कर सकती। समझ में आ गया। कोर्ट्स क्या कर सकती है, इसको चेक कर सकती है, बेसिकली इंटरप्रेट कर सकती है कि इसकी पावर कॉन्स्टिट्यूशन के साथ मैच हो रही है कि नहीं हो रही, इस तरीके से, ठीक है। आगे देखते हैं, इसमें आगे लिखा हुआ है द हाईएस्ट कोर्ट एक्ट एज एन अंपायर इफ डिस्प्यूट। क्या लिखा हुआ है, द हाईएस्ट कोर्ट, इसका मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कोर्ट का मतलब क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट, पता है आपको, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट एक्ट एज एन अंपायर इफ डिस्प्यूट होता है क्या है बेसिकली, एम्पायर का मतलब क्या होता है, आपको पता ही है, जैसे क्रिकेट मैच होता है उसमें एम्पायर होता है, तो एम्पायर क्या लेता है, वहां पर डिसीजन लेता है कि आउट है, इस तरीके से जो भी होता है, तो फाइनल डिसीजन वही होता है कि जो बंदा क्रिकेटर आउट है कि नहीं है, बेसिकली वही चीज है। तो एक्चुअली क्या होता है कि जो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट होता है ना, उसका क्या होता है, वो क्या करता है, एम्पायर की तरह काम करता है। कब कब करता है एम्पायर की तरह काम, यदि क्या होता है, डिस्प्यूट होता है, किसके बीच में, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में। मान के चलो कि सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के बीच में डिस्प्यूट हो गया, वो आपस में बात कर रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या बोल रही है कि, मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो बिहार की गवर्नमेंट से बोल रही है कि मेरे पास तो ये पावर है, ये काम मैं करूंगी। बिहार की गवर्नमेंट ये बोल रही है सेंट्रल गवर्नमेंट से कि ये मेरा फील्ड है, इसका काम मैं करूंगी। तो उस डिस्प्यूट को कौन संभालेगा, कौन दूर करेगा, सुप्रीम कोर्ट। कोई डिस्प्यूट कहां पे जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में। मतलब जितने भी डिस्प्यूट्स होते हैं वो सब कहां पे जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, मतलब कोर्ट में जाते हैं, बेसिकली जस्टिस कोर्ट में जाते हैं, ठीक है, इस तरीके से। आगे क्या बताइए, सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट आर क्लियरली स्पेसिफाइड। सुनो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एक चीज बताइए, देश को चलाने के लिए क्या चाहिए, पैसा चाहिए, गवर्नमेंट को क्या चाहिए, पैसा। बिना पैसे के देश तो चलेगा नहीं, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि सोर्स ऑफ रेवेन्यू, रेवेन्यू का मतलब आय, इनकम, कि सेंट्रल गवर्नमेंट को पैसा कहां से मिलेगा, स्टेट गवर्नमेंट को पैसा कहां से मिलेगा, ताकि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी पैसा रहे देश को चलाने के लिए, अपने डिसीजन लेने के लिए, और स्टेट गवर्नमेंट के पास भी पैसा रहे अपने स्टेट को चलाने के लिए। तो साफ साफ लिख दिया गया, उसमें मेंशन कर दिया गया, किसमें, कॉन्स्टिट्यूशन में, कि आपकी रेवेन्यू यहां से आएगी, आपकी रेवेन्यू यहां से आएगी। समझ में आ गया इस तरीके से, ठीक है। आगे देखते हैं, द फेडरल सिस्टम हैज ड्यूअल, ये 6 फीचर हो गए। 7 देखो, द फेडरल सिस्टम हैज ड्यूअल ऑब्जेक्टिव।
क्या बोल रहा है 7 फीचर में कि फेडरल सिस्टम के 2 ऑब्जेक्टिव होते हैं, 2 मेन पर्पस होते हैं। कौन कौन सा? पहला देखो, पहला द सेफ गार्ड एंड प्रमोट यूनिटी ऑफ कंट्री। क्या बोल रहा है कि यूनिटी ऑफ कंट्री, कंट्री को एक यूनिट बनाना, यूनिटी क्रिएट करना कंट्री में, ठीक है ना, उसमें एकता लाना, बेसिकली सबको एक साथ जोड़ना। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए एक चीज बताऊं मैं आपको, श्रीलंका में क्या हुआ था बताइए। श्रीलंका पे सिनाला की गवर्नमेंट थी और सेंट्रल गवर्नमेंट थी। क्या वहां पे स्टेट गवर्नमेंट थी? क्या तमिल्स को पावर दी गई थी? नहीं दी गई थी। तो एक टाइम के बाद क्या हुआ था बताइए, उनकी जो यूनिटी थी कंट्री में वो टूट गई थी। सिनाला के बीच में और तमिल्स के बीच में क्या नहीं थी? यूनिटी नहीं थी। मतलब पूरे देश में क्या नहीं थी बताइए? यूनिटी नहीं थी, है ना। तो इसका मतलब क्या होता है, जब फेडरल सिस्टम नहीं होता ना, जब फेडरल सिस्टम नहीं होता तो क्या होता है बताइए, उसकी वजह से यूनिटी नहीं होती। तो यूनिटी लाने के लिए क्या करना जरूरी है? फेडरल सिस्टम को अपनाना जरूरी है, क्योंकि फेडरल सिस्टम से क्या होती है? पावर शेयरिंग होती है। क्या होती है बताइए? पावर शेयरिंग होती है, ठीक है। अगर देखो दूसरा क्या ऑब्जेक्टिव, अकोमोडेट रीजनल डाइवर्सिटी। अच्छा, डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है? विभिन्नता, अलग अलग। कैसी विभिन्नता? रीजनल डाइवर्सिटी, यानी कि क्षेत्रीय, कि अलग अलग रीजन्स में अलग अलग तरह के लोग रहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए साउथ में अलग तरह के लोग रहते हैं, नॉर्थ में अलग तरह की लोग रहते हैं। साउथ की लैंग्वेज अलग है, नॉर्थ की लैंग्वेज अलग है। नॉर्थ ईस्ट हो गया, जैसे फॉर एग्जांपल असम, नागालैंड, इस तरीके से, तो वहां के लोग बिल्कुल अलग है, उनकी लैंग्वेज अलग है, उनका कल्चर अलग है, इस तरीके से। तो अपने पता है क्या है, इंडिया में रीजनल डाइवर्सिटी है ना। अब क्या बोल रहे हैं वाला पॉइंट, कि रीजनल डाइवर्सिटी को अकोमोडेट करना। क्या करना? अकोमोडेट करना, यानी कि साथ लेके चलना। तो फेडरल सिस्टम का काम क्या होता है बेसिकली? रीजनल डाइवर्सिटी को साथ लेके चलना। कई कंट्री ऐसी होती हैं जो रीजनल डाइवर्सिटी को साथ लेके नहीं चलती। जैसे मैंने आपको ये बोला बेसिकली, क्या बोला कि मान के चलो ये पूरी कंट्री है, इसमें यहां तक का जो पोर्शन है, यहां तक का जो पोर्शन है वो तो सेम है, पूरा एक जैसा है, ठीक है। ये वाला पोर्शन यहां तक, और यहां तक का जो पोर्शन है ये वाला, वो अलग है ना। ऐसे मान के चलो फॉर एग्जाम्पल यहां तक का पोर्शन क्या है, ये अलग है, और जो यहां तक का पोर्शन है वो अलग है। ये 3 हिस्से बटे हुए हैं। ये सबसे बड़ा हिस्सा ये रीजन है, फिर इसके बाद ये वाला छोटा रीजन है, फिर इसके बाद ये वाला रीजन है। ये 3 हिस्से हो गए, ये बीच में कट है, ठीक है ना। अब बताइए क्या हो रहा है कि यहाँ के लोग अलग भाषा बोलते हैं, अलग कल्चर है, यहाँ के लोग अलग भाषा अलग कल्चर है, यहाँ के लोग अलग भाषा अलग कल्चर है। तो बताइए क्या हो गया? रीजनल डाइवर्सिटी हो गई। तो अब क्या करता है फेडरल सिस्टम? फेडरल सिस्टम क्या करता है? इन सभी को क्या देता है? वो अकोमोडेट करता है, लेकिन इन सभी को साथ लेके चलता है, इन सभी को पावर दे देता है कि भाई आपको भी पावर देंगे, आपको भी पावर देंगे, आपको भी पावर देंगे। समझ आ गया? मतलब इसका भी मेंबर क्या रहेगा? सरकार में आएगा। इसका भी कोई मेंबर क्या आएगा? सरकार में आएगा। तो इसका भी मेंबर क्या आएगा? सरकार में आएगा। समझ आ गया? तो तीनों के लोग क्या रहेंगे? सरकार में रहेंगे। समझ आ गया? तो इसकी वजह से क्या होगा? पावर शेयरिंग हो गई बेसिकली इस तरीके से, तो अकोमोडेशन हो गया बेसिकली। तो अपना का जो फेडरल सिस्टम है ना, वो क्या लाता है? यूनिटी। इसको अपन ऐसे बोल सकते हैं रीजनल डाइवर्सिटी, एक ही बात है बेसिकली, ठीक है। जैसे श्रीलंका है, श्रीलंका में बताइए क्या तमिल्स को पावर दी गई थी? नहीं दी गई थी। तो वहां पे क्या था? वहां पे रीजनल डाइवर्सिटी नहीं थी, उसको अकोमोडेट, रीजनल डाइवर्सिटी तो थी लेकिन उसको अकोमोडेट नहीं किया गया था। श्रीलंका ने केवल किसको पावर दी थी? सिनालाज को, तमिल्स को पावर नहीं दी थी, ठीक है। ओके, तो ये अपने पास क्या होगा बताइए? 7 फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म। समझ में आ गया पूरा? ठीक है, एग्जांपल। अच्छा, बात करते हैं यहाँ पे। अब यहाँ से 2 पॉइंट निकल के आते हैं। अगर मैं 7 फीचर्स को हम क्या करते हैं, जब पढ़ते हैं ना अच्छे से, तो यहाँ से 2 पॉइंट निकल के आते हैं। क्या पॉइंट निकल के आते हैं? कि 2 क्रूशियल एस्पेक्ट्स, 2 क्रूशियल एस्पेक्ट्स किसके? फेडरलिज्म के। 2 सबसे मेन एस्पेक्ट क्या है वो बताइए? 2 सबसे मेन एस्पेक्ट बताइए किसके? फेडरलिज्म के। भाई ये तो हमने क्या पढ़े अभी? ऑब्जेक्टिव पढ़े, फीचर्स पढ़े, फीचर्स में क्या पढ़े? ऑब्जेक्टिव पढ़े, ठीक है। अब क्या पूछ रहे हैं? 2 सबसे मेन एस्पेक्ट बताइए फेडरलिज्म सिस्टम के। तो पहला क्या बताइए? गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल्स शुड एग्री टू सम रूल्स ऑफ पावर शेयरिंग। सबसे पहला एस्पेक्ट तो ये है कि गवर्नमेंट को राजी होना पड़ेगा, एग्री होना पड़ेगा किस पे? सम रूल ऑफ पावर शेयरिंग, पावर शेयरिंग के कुछ रूल्स पर, कि भाई आपके पास ये पावर है, आपके पास ये पावर है, आपके पास ये रूल्स है, आपके पास ये रूल्स है, इस पे कॉन्फ्लिक्ट मत हो। मैं ये काम करूंगा, जैसे वो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों को राजी होना पड़ेगा, भाई ये फील्ड मेरे हाथ में है, सेंट्रल गवर्नमेंट बोल रही है और स्टेट गवर्नमेंट बोल रही है कि ये काम मैं करूंगी, ये आपका काम है, ये अलग है, ये मेरा काम है, ये अलग है। तो दोनों को एग्री होना पड़ेगा इन दोनों बातों में, भाई तभी तो पावर शेयरिंग हो पाएगी ना, तभी तो फेडरलिज्म बन पाएगा। अब इन दोनों में क्या हो रही है? अनबन हो रही है, स्टेट गवर्नमेंट में, सेंट्रल गवर्नमेंट में, नहीं ये फील्ड आपके हाथ में नहीं जाना चाहिए, ये फील्ड मैं लूंगी। अब दोनों जने मान ही नहीं रहे हैं, दिक्कत होगी ना वहां पे। तो इसका मतलब क्या होना चाहिए? उनके सेम रूल पे क्या होनी चाहिए? क्या होनी चाहिए? एग्रीमेंट होना चाहिए, दे शुड बी एग्री। समझ आ गया? दूसरा क्या बताइए? अब एग्री होंगे तभी तो सिस्टम बनेगा ना, अदरवाइज बनेगा ही नहीं। तभी तो पावर शेयरिंग हो पाएगी, अदरवाइज नहीं हो पाएगी।
दूसरा क्या है, दे शुड ऑल्सो ट्रस्ट ईच वुड अबाइड बाई इट्स पार्ट ऑफ एग्रीमेंट। क्या बोल रहा है कि उनको एक दूसरे पर ट्रस्ट करना चाहिए, ऐसे नहीं कि वो शक करें। भाई शकी होते हैं ना आजकल, जैसे मियाँ बीवी शक करते हैं आपस में, जबकि उनको क्या करना चाहिए, एक दूसरे पे ट्रस्ट करना चाहिए, तभी तो रिश्ता चलता है। तो सेम चीज यहाँ पे भी है, तो उनको आपस में ट्रस्ट करना चाहिए। क्यों क्यों ट्रस्ट करना चाहिए? ईच वुड अबाइड बाई इट्स पार्ट ऑफ एग्रीमेंट, क्योंकि दोनों ने क्या एक समझौता किया है, तो दोनों को समझौते के अकॉर्डिंग क्या करना चाहिए, एक दूसरे पे ट्रस्ट करना चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट को स्टेट गवर्नमेंट पे, स्टेट गवर्नमेंट को सेंट्रल गवर्नमेंट पे करना चाहिए, इस तरीके से। ठीक है, अब पढ़ते अपन क्या, टाइप्स ऑफ फेडरलिज्म। नेक्स्ट टॉपिक हमारा वो इसके अंदर ही है, व्हाट इज फेडरलिज्म में। ठीक है, तो दोस्तों हमारा जो फोर्थ टॉपिक है किसका, व्हाट इज फेडरलिज्म का, वो है टाइप्स ऑफ फेडरलिज्म। ये फोर्थ टॉपिक है हमारा, 3 टॉपिक हो चुके हैं, 2 लास्ट वीडियो में और 2 इस वीडियो में। ठीक है, तो देखिए, तो अच्छा फेडरलिज्म के क्या होते हैं, बेसिकली 2 टाइप्स होते हैं। देखो ऐसा नहीं है कि फेडरलिज्म केवल एक तरीके का होता है, फेडरलिज्म के भी 2 तरीके होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं, मतलब अलग अलग तरह के, मतलब 2 रास्ते होते हैं फेडरलिज्म में जाने के। उन 2 में से कोई भी कंट्री किसी भी रास्ते को चूज कर सकती है। ठीक है, मतलब 2 तरीके होते हैं। तो पहला कौन सा होता है, पहला तरीका होता है फेडरलिज्म में जाने का या फेडरल सिस्टम को अपनाने का, वो होता है कमिंग टुगेदर फेडरेशन, कमिंग टुगेदर फेडरेशन। और दूसरा कौन सा होता है, होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। ये 2 अलग अलग तरीके हैं। अच्छा दोनों का मतलब भी क्या होता है, फेडरल सिस्टम होता है, लेकिन दोनों में थोड़ा डिफरेंस होता है। बेसिकली वो क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे यूएसए और इंडिया। इंडिया भी क्या है बताइए, एक फेडरलिज्म सिस्टम अपनाती है, मतलब फेडरेशन कंट्री है। और यूएसए भी कौन सी कंट्री है, फेडरेशन। लेकिन दोनों में थोड़ा डिफरेंस है, दोनों में थोड़ा डिफरेंस है, दोनों के सिस्टम में थोड़ा डिफरेंस है। कैसे वो देखते हैं एक बार। देखिए पहले किसकी बात करते हैं, पहले बात करते हैं कमिंग टुगेदर फेडरेशन की। होता क्या है बेसिकली, इस तरह के फेडरेशन में क्या होता है कि छोटे छोटे स्टेट्स होते हैं जो इंडिपेंडेंट होते हैं। क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं, वो अलग अलग स्टेट्स होते हैं। वो क्या करते हैं बेसिकली, आपस में मिलकर के क्या करते हैं, एक बिग यूनिट बना लेते हैं, एक बड़ी संस्था बना लेते हैं, एक बड़ा देश बना लेते हैं। जैसे आपका यूएसए है, यूएसए ने यही किया था। आपको पता है यूएसए की हिस्ट्री, यूएसए में क्या था, यूएसए कैसे बना। यूएसए स्टार्टिंग में क्या हुआ था बेसिकली, 17th सेंचुरी की बात है, वहां पे कुछ 13 कॉलोनीज थी, 13 स्टेट्स थे जो इंडिपेंडेंट थे। क्या बोला मैंने, 13 कॉलोनीज, 13 स्टेट्स। तो उन्होंने क्या किया, आपस में बात की एक दूसरे से, और क्या बना ली बताइए, एक बड़ा पूरा राज्य अपना देश बना लिया, दैट इज कॉल्ड यूएसए। ठीक है, तो 13 स्टेट्स थे, इनको मिलाकर के क्या बना दिया आपस में, यूएसए बना दिया। तो वही वाला है यहाँ पे, तो कमिंग टुगेदर, तो 13 स्टेट्स के आगे आपस में साथ साथ आ गए और क्या बना दिया, यूएसए बना दिया। ठीक है, मतलब अब क्या है बेसिकली 13, अब तो खैर 50 स्टेट्स हो गए हैं यूएसए में, पहले की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो 13 स्टेट्स इनकी अपनी अलग अलग गवर्नमेंट है 13 स्टेट्स की, और एक जो मिलकर के क्या बना दी 13 स्टेट्स ने, यूएसए बना दी। तो यूएसए की अपनी अलग गवर्नमेंट है, जिसको मैं क्या बोलता हूँ, फेडरल गवर्नमेंट। क्या बोलता हूँ, सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर फेडरल गवर्नमेंट, एक ही बात है। ठीक है, अब सुनो यहाँ पे एक चीज यहाँ पे ये वाला कंसेप्ट समझ में आ गया। ठीक है, अब होता क्या, ऑल द कॉन्स्टिट्यूट स्टेट्स यूजुअली हैव इक्वल पावर एंड आर स्ट्रॉन्ग एज एज फेडरल गवर्नमेंट। एक चीज बताइए मुझे बताइए, मैं आपको ये बोल रहा हूं कि ये कुछ 5 कंट्री है मान लो, और 5 कंट्री ने मिलकर के क्या बना दी, एक अपना क्या बना लिया, पूरा कंट्री बना ली। क्या बना ली, पूरी कंट्री बना ली। ये अलग है, 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 ये इंडिपेंडेंट है पांचों। उन्होंने आपस में बात करके क्या बना ली, अपनी कंट्री बना ली अलग से पूरी, जिसको मैंने कुछ नाम दे दिया, मान लो यूएसए नाम दे दिया। अब मुझे बताइए, क्या इन सभी की पावर अलग अलग रहेगी क्या, यूएसए बनने के बाद सेम ही रहेगी। इन सभी के पास क्या रहेगी, पावर सेम, इसकी पावर, इसकी पावर, इसकी पावर, इसकी पावर, इसकी पावर सेम ही रहेगी। तो आपस में पावर क्या रहेगी इन दोनों की, इन पांचों स्टेट्स की सेम। अच्छा सर, क्या इसकी पावर ज्यादा रहेगी इन सभी से, नहीं, इसकी पावर ज्यादा नहीं रहेगी। देखिए बताइए, क्या ये देश, क्या जो इंडिपेंडेंट जो स्टेट है, क्या ये अपनी पावर कम करना चाहेगा, इससे कम नहीं करना चाहेगा, क्योंकि तो इंडिपेंडेंट है ना, ये पहले इंडिपेंडेंट था, ये भी क्या, अब भी क्या रहना चाहेगा, ये अब भी इंडिपेंडेंट ही रहना चाहेगा। इन्होंने आपस में केवल एक बात की है अपने सिक्योरिटी के लिए कि हम आपस में मिलकर क्या बना लेते हैं, एक पूरी कंट्री बना लेते हैं, लेकिन हमारी पावर क्या नहीं होगी इससे, सेंट्रल गवर्नमेंट से, फेडरल गवर्नमेंट से कम नहीं होगी। तो इन सभी की पावर क्या रहती है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो, चाहे वो फेडरल गवर्नमेंट हो, यानी कि पूरे यूएसए की गवर्नमेंट हो, सेंट्रल गवर्नमेंट, इनकी सबकी पावर क्या होती है, बराबर। तो वही लिखा हुआ है कि ऑल द कॉन्स्टिट्यूंट स्टेट्स, जो स्टेट्स होते हैं उनकी पावर किसके बराबर होती है, फेडरल गवर्नमेंट के बराबर होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट के बराबर होती है। समझ आ गया, इनमें सबकी पावर इक्वल होती है, चाहे वो स्टेट्स हो, चाहे गवर्नमेंट हो, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो। अब एक एग्जांपल देख लीजिए, यूएसए, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इन सभी में क्या ये वाला सिस्टम बैठा हुआ है। मतलब ऑस्ट्रेलिया भी कैसे फॉर्म हुआ है,
छोटे छोटे यूनिट से मिलकर के बड़ी चीज बनी है वो ऑस्ट्रेलिया, इस तरीके से, ठीक है। यूएसएस का बेस्ट एग्जांपल है। बात करते हैं इसकी होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। होल्डिंग टुगेदर में अच्छा, होल्डिंग टुगेदर क्या होता है बेसिकली, इसमें ये होता है कि एक कंट्री होती है बड़ी, उसको हम क्या कर देते हैं, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। देखो उल्टा हो रहा है, यहाँ पे क्या करते हैं, छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, एक बड़ी कंट्री बना लेते हैं। जबकि यहाँ पे क्या होता है, एक बड़ी कंट्री होती है, उसको छोटे छोटे पार्ट्स में क्या कर देते हैं, डिवाइड करते हैं। उल्टा हो गया ना, तो उसको बोलते हैं होल्डिंग टुगेदर। क्या बोलते हैं, होल्डिंग टुगेदर। इस तरीके से काम होता है। जैसे इंडिया है, इंडिया पूरी कंट्री है, एक इंडिया क्या अपनी पूरी कंट्री है, ये इंडिया है। तो इंडिया को हमने क्या कर दिया, इंडिया को मैनेज करने के लिए, इंडिया का सिस्टम अच्छे से चलाने के लिए हमने क्या कर दिया, उसको छोटे छोटे एरिया में डिवाइड कर दिया, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्टेट्स। जैसे बिहार, राजस्थान, यूपी, इस तरीके से। समझ में आ गया मैं क्या बोल रहा हूँ। तो बिहार की गवर्नमेंट अलग है, राजस्थान की गवर्नमेंट अलग है, यूपी की गवर्नमेंट अलग है, इस तरीके से। तो जो उल्टा हो रहा है, यहाँ से उल्टा हो रहा है, समझ में आ गया, ठीक है। तो देखो यहाँ पे वही हो रहा है कि डिवाइड द पावर बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। तो हमने क्या किया, पहले पूरी इंडिया को क्या किया, स्टेट्स में डिवाइड किया। फिर क्या कर दिया बताइए, जो पावर है उसको क्या कर दिया हमने, शेयर कर दिया, डिवाइड कर दिया, एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट में और एक स्टेट गवर्नमेंट में, इस तरीके से, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट आर मोर पावरफुल देन स्टेट गवर्नमेंट। एक चीज बताइए, यहाँ पे जो पूरी इंडिया की जो गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट, और जो छोटे छोटे स्टेट्स हैं इसकी गवर्नमेंट, क्या इन सबकी पावर सेम रहेगी, बताइए। एक चीज बताइए, सेंट्रल गवर्नमेंट है मोदी जी की सेंट्रल लेवल पे, लेकिन बिहार की गवर्नमेंट है, बिहार छोटा सा हिस्सा है पूरे इंडिया का, तो बिहार की पावर क्या सेंट्रल लेवल के बराबर रहेगी क्या, नहीं, सेंटर की पावर ज्यादा रहेगी। कॉमन सेंस है ये, तो समझ में आ गया। तो वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है कि सेंट्रल गवर्नमेंट आर मोर पावरफुल, इस वाले सिस्टम में ध्यान रखना। आगे क्या लिखा हुआ है, डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूट यूनिट्स। अच्छा, कॉन्स्टिट्यूट यूनिट्स का मतलब क्या होता है, स्टेट की बात कर रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट, ठीक है। तो फेडरेशन हैव अनइक्वल पावर। अच्छा, होता ये भी है, जितने भी अलग अलग स्टेट्स है ना, इन सबकी पावर भी क्या नहीं होती, सेम नहीं होती। जैसे बिहार, यूपी, एमपी, इन सबकी पावर सेम नहीं है, अलग अलग है। समझ में आ गया। वो डिपेंड करता है कि उसके एमपी, उसकी सीट कितनी है, ठीक है, वो एक डिफरेंट मामला है। बेसिकली आप ये समझ लीजिए कि इन सभी जो स्टेट्स होते हैं, जो यूनिट्स होती है, इन सबकी पावर क्या नहीं होती, सेम नहीं होती। लास्ट में क्या लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे कि सम यूनिट्स आर ग्रांटेड स्पेशल पावर। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए कुछ राज्यों को क्या मिलता है, स्पेशल पावर मिलता है। जैसे फॉर एग्जांपल जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर में क्या मिला हुआ था, एक टाइम पे स्पेशल पावर मिला हुआ था, किसके थ्रू, आर्टिकल 370, 370, धारा 370। उसमें क्या लिखा हुआ था कि एक जम्मू कश्मीर में अलग संविधान चलेगा, जम्मू कश्मीर अपने रूल्स खुद बनाएगा, इस तरीके से। तो अब इसका एग्जांपल क्या है, होल्डिंग टुगेदर के इंडिया, बेल्जियम, स्पेन, ये क्या है बताइए, होल्डिंग टुगेदर के एग्जांपल्स हैं। तो समझ में आ गया यहाँ पे कि यहाँ पे छोटे छोटे यूनिट्स मिलके बड़ी चीज बना रहे हैं। यहाँ पे एक बड़ी यूनिट्स को छोटे छोटे टुकड़ों में काटा जा रहा है, इस तरीके से। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में।